वोट है। ये जो लोग कहते हैं कि अधिकार है हमारा, वोट अधिकार कुछ नहीं है। वोट आपका हथियार है। आज हमारी बात बहुत से समझिए। आपके अधिकारों को पाने वाला एक ऐसा हथियार है, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये हथियार आपके ऊपर चलेगा। है लोगों को बता भी रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसका हल क्या है? मऊ का इलाका है, बुनकरों का इलाका है, यहाँ से आप बनारस तक चले जाइए। इतनी मुश्किल हिंदी की हम और आप समझ ही नहीं सकते। वो उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, जो आदमी अपने घर के अंदर, आज के लोग जिनके घर पे भैंस बंधी थी, उन सारे मकानों की बिजली फ्री हो गई। भैंसें थी, सबका सरकार ने इंश्योरेंस करा दिया। आज का एक खास वर्ग जो जानवरों का काम करता है, आज सबसे ज्यादा परेशान उस एक्ट से है। तो आप सोचिए, हम वोट दे रहे हैं तो फायदा किसका हो रहा है? देखिए 2012 से 2017 तक की आप ये देखिए, जितने दंगे पूरे भारतवर्ष में हुए हैं, उतने अकेले दंगे 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जो कोशी कला से शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा जहां छोटे बड़े दंगे ना हो। क्योंकि ये मैं देख रहा था 2 साल से पूरे प्रदेश का बुनकर फ्लैट रेट के लिए परेशान था। अगर आपके विधायक, आपके लोग सरकार में होते तो आपकी बिजली फ्री हो जाती, ना फ्लैट रेट का झंझट होता, ना मीटर का झंझट होता। तो आप ये सोचिए कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। वो आपसे सिर्फ एक मुद्दे पे वोट मांगता है, भाजपा हराने के नाम पर। आज नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, ठेकों की तैयारी कर रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम काम करेंगे। यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं, वो आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं, वो ठेकों में अधिकार पाने के लिए नौकरी में आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज सिर्फ भाजपा को हराने की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूँ, अगर अभी हम लोग नहीं माने तो ऐसे ऐसे कानून हमारे ऊपर थोपे जाएंगे जिसका कोई हल नहीं है। 1920 से बना हुआ है इस देश के अंदर कानून। बहुत सारे कानून हमारे देश के अंदर हैं जो आजादी के बाद से हमारी प्रदेश सरकार चला रही है। स्लॉटर हाउस बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार के पास है, मुनव्वर भाई, और 1920 से चला रहा है, लेकिन कभी हम लोग सरकार के अंदर भागीदार नहीं रहे। अगर यही हमारे 30 से 40 विधायक सरकार में आ जाएं, तो आप बताइए क्या पूरे हर जनपद, हर तहसील पे स्लॉटर हाउस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एनआरसी कांग्रेस की देन है या भाजपा सरकार ने सीए का कानून लेके आ गई। इससे परेशानी क्या होगी हमारे हिंदू भाइयों को? आप ये समझिए, पाकिस्तानी हूँ या अफगानी हिंदू हूँ या मैं क्या कहते हैं नेपाली हिंदू हूँ, तो पहले तो उनके ऊपर 420 का मुकदमा होगा। कह दिया कि मैं विदेशी हूँ, दलित हूँ, जो विदेशी होगा उसको ना आरक्षण मिलेगा ना नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी कर रहा होगा तो उसकी पूरी रिकवरी हो जाएगी। अगर यहाँ से आपका कोई चेयरमैन बनता है तो आप बताइए क्या वो अपने लोगों का वोट तैयार करवाता है कि नहीं तैयार करता? अगर हम लोग सरकार के अंदर भागीदार बन जाए तो क्या बताइए, हम लोग एक एक घर पे जाके सारे लोगों का कागजात तैयार करवा देंगे कि नहीं तैयार करवा देंगे? तो आपको फैसला लेना है, आपको इस पार्टी से विधायक जिताना पड़ेगा। यहाँ पर होगा। आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये संपूर्ण स्वराज यात्रा हम निकाल क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है? संपूर्ण स्वराज का मतलब होता है मुकम्मल आजादी। हमें फैसला लेना है कि आज इस देश के अंदर क्या हम खुले मन से, क्या हम अपने आप को आजाद महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, और कैसे मुकम्मल आजादी की तरफ हम अपने समाज को ले जा सकते हैं।
मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, 4-5 एग्जाम्पल बस आप लोगों को दूंगा कैसे दूसरे लोगों ने अपने समाज की पूरी तस्वीर कैसे बदल दी। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग को याद होगा जैसे आज हम लोग की हालात हैं, जो हर तरह की परेशानी में मुब्तला है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हम लोग को, किधर जाएं हम लोग। जो भी काम कर रहे हैं उसमें परेशानियां आ रही हैं, हर दूसरा आदमी हमें शक की नजर से देख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसका हल क्या है? यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग को याद होगा जो हालात आज हमारे हैं वही 80 के दशक में जो हमारे सिख भाई थे उनके भी एकदम यही हालात थे। उन्हें भी खालिस्तानी कहा जा रहा था, देश विरोधी कहा जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, लेकिन कौन सा ऐसा काम उन लोगों ने किया कि आज के वक्त में पूरे देश में सबसे ज्यादा सम्मानित समाज अगर कोई है तो वो सिख समाज है। उनके मंदिरों पे टैंक तक चढ़ा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आज के वक्त में सबसे सम्मानित तो सबसे इज्जत से नाम लिया जाता है। जो कांग्रेस उन्हें विदेशी घोषित कर रही थी, उन्हीं के समाज के आदमी को उन्हें प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो क्या हम लोग इससे सीख नहीं ले सकते? जब वो परेशान थे, जब वो कांग्रेस को वोट दे रहे थे तो उन्हें विदेशी कहा जा रहा था, लेकिन जब से उन्होंने अपने पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, उसका नाम रखा श्री मोदी अकाली दल, 84 के बाद सरकार में आई और 30 बार से सरकार में रही, तो आज उनके पूरे समाज की तस्वीर बदल गई है। मैं सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि जब तक हम लोग सरकार में भागीदार नहीं बनेंगे या सरकार हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। हम लोग सारे फार्मूले इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई फार्मूला हमने ऐसा नहीं जो छोड़ा नहीं है, सारे शॉर्टकट हमने अपना लिए हैं सत्ता पाने के, लेकिन जिन रास्तों पे जितने सारे समाज, जितने राजनीतिक दल गए हैं, उस रास्ते, उस कठिन रास्ते पे हमें चलना होगा। अगर समाजवादी सरकार पार्टी बनी और वो लोग जेल भरे, मार खाए, बसपा बनी, उन लोगों ने संघर्ष किया, हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। और ये जो वोट है, ये जो लोग कहते हैं कि अधिकार है हमारा, वोट अधिकार कुछ नहीं है, वोट आपका हथियार है। आज हमारी बात बहुत से समझने की आपके अधिकारों को पाने वाला एक ऐसा हथियार है, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये हथियार आपके ऊपर चलेगा, अगर सही इस्तेमाल किया तो हमारे बच्चों की, हमारे मुस्तकबिल को पूरा बदल देगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, एकदम बात और क्लियर हो जाएगी। घोसी ये इलाका है, मऊ का इलाका है, बुनकरों का इलाका है, यहाँ से आप बनारस तक चले जाइए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और सरकार का पहला फैसला सुन लीजिए आप, उसने ये जो दूध का जो काम करते हैं लोग, उस उद्योग को जो गवाले हैं, जो खास तौर से यादव समाज के लोग काम करते हैं डेयरी का, उसे कुटीर उद्योग का दर्जा दे दिया। पेपर में तीसरे दिन निकला था। कुटीर उद्योग इतनी मुश्किल हिंदी की हम और आप समझ ही नहीं सकते। वो उद्योग होता है कुटीर उद्योग जो आदमी अपने घर के अंदर करता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटा बिजनेस होता है उसे सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, मीडियम स्केल को मध्यम कहते हैं। तो कुटीर उद्योग का फायदा देखिए आप, जितने यादव समाज के लोग जिनके घर पे भैंस बंधी थी, उन सारे मकानों की बिजली फ्री हो गई। जो दूध उससे भैंस से आता था,
अगर बाजार में बिक नहीं रहा तो सरकार उसे सरकारी रेट पे खरीद रही थी। जितनी भैंसें थी सबका सरकार ने इंश्योरेंस करा दिया। बीमार पड़ जाएगी तो सरकार देगी, मर जाएगी तो सरकार पैसा देगी। अगर जानवर खरीदना है, डेयरी उद्योग के लिए सामान खरीदना है, मशीन खरीदना है तो सरकार लोन दे रही थी और लोन पे लगने वाला जो सूद था वो सरकार ने माफ कर दिया। और हम लोग के लिए क्या किया सरकार ने, समाजवादी सरकार ने? कल मुनव्वर भाई ने फोन किया हमें, उसी से याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस की बड़ी परेशानी है इरफान भाई, एक काम ये करिए कि जब तक चलेगा दौरा तो उसी में ज्ञापन दे दिया जाएगा। उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 1970 में जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट, जिसे कहते हैं सामूहिक अपराध अधिनियम, जिसे गैंगस्टर एक्ट जानते हैं हम लोग, इसमें जो बहुत बड़े बड़े अपराधियों में उसमें नाम डाला जाता है। लेकिन जब समाजवादी की सरकार आई तो 2015 में जो जानवर खरीदते बेचते थे उनपे धारा हो ना हो उनपे गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए अखिलेश जी ने बोल दिया। हमारे समाज का एक खास वर्ग जो जानवरों का काम करता है आज सबसे ज्यादा परेशान उस एक्ट से है। तो आप सोचिए, हम वोट दे रहे हैं तो फायदा किसका हो रहा है? वही आप समाजवादी पार्टी की सरकार देख लीजिए 2012 से 2017 तक की। आप ये देखिए जितने दंगे पूरे भारतवर्ष में हुए हैं उतने अकेले दंगे 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जो कोशी कला से शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा जहां छोटे बड़े दंगे ना हो, क्योंकि ये सरकारें चाहती हैं कि उनके जंजाल में हम फंसे रहे। आप बताइए, अगर इसी मुद्दे पे आपने वोट किया होता। मैं देख रहा था 2 साल से पूरे प्रदेश का बुनकर फ्लैट रेट के लिए परेशान था। अगर आपके विधायक, आपके लोग सरकार में होते तो आपकी बिजली फ्री हो जाती, ना फ्लैट रेट का झंझट होता, ना मीटर का झंझट होता। तो आप ये सोचिए कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। और देखिए, नेता भी बड़ा समझदार होता है। जो सपा का नेता है, बसपा का नेता है, कांग्रेस का नेता है, वो आपसे सिर्फ एक मुद्दे पे वोट मांगता है, भाजपा हराने के नाम पर। हम और आप दिन में 50 लोग से मिलेंगे, 20 लोग से मिलेंगे। नेता पूरे जिले में 100-200 लोगों से मिलता है। हर समाज, यादव समाज आज नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, ठेकों की तैयारी कर रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम काम करेंगे। यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं, वो आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं, वो ठेकों में अधिकार पाने के लिए नौकरी में आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज सिर्फ भाजपा को हराने की तैयारी कर रहा है। जब आप सिर्फ इस मुद्दे पे वोट देंगे तो सिर्फ आप भाजपा हरा के अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। जब आप अपने मुद्दे पे अपनी पार्टी को वोट देना शुरू करेंगे तभी आपकी इज्जत समाज में भी होगी और लोग भी कहेंगे कि इस पार्टी के लोग हैं, पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, अपनी पार्टी से जुड़ चुके हैं ये समाज, तो आपकी हर कोई इज्जत करेगा। जैसे आज दलित समाज की इज्जत होती है, समाजवादी के लोगों की इज्जत होती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूँ, अगर अभी हम लोग नहीं माने तो ऐसे ऐसे कानून हमारे ऊपर थोपे जाएंगे जिसका कोई हल नहीं है। 1920 से बना हुआ है इस देश के अंदर कानून। बहुत सारे कानून हमारे देश के अंदर हैं जो आजादी के बाद से हमारी प्रदेश सरकार चला रही है। स्लॉटर हाउस बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार के पास है, मुनव्वर भाई, और 1920 से चला रहा है, लेकिन कभी हम लोग सरकार के अंदर भागीदार नहीं रहे। अगर यही हमारे 30 से 40 विधायक सरकार में आ जाएं, तो आप बताइए कि अब पूरे हर जनपद, हर तहसील पे स्लॉटर हाउस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो लोग हमें डराना चाहते हैं वो चुप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं तो लोग हमें डराते रहेंगे, दबाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे।
अभी एक नया कानून सीए एनआरसी का आ गया है। इस पे मैं सिर्फ 5 मिनट में आप लोग करूंगा कि रोशनी डाल दूं कि हो क्या रहा है और हल क्या है इन सब चीजों का। हर आदमी आपको परेशानी तो बताता रहेगा, लेकिन हल के बारे में कोई आपको नहीं बताएगा कि हल कहां पर है हम लोग का। हमें डराने के लिए, परेशान करने के लिए, मानसिक तौर से कमजोर करने के लिए समाजवादी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, बसपा के लोग भी, भाजपा के लोग भी, सब हमें हमारी परेशानी बताते रहेंगे। अभी ये सीए एनआरसी आया है, एनआरसी कांग्रेस की देन है। और जब एनआरसी कंप्लीट हुआ आसाम के अंदर, वहां करीब 3 करोड़ आबादी है और करीब 19 लाख के आसपास मोहसिन साहब इसमें लोग आए थे। तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि देखिए जितने विदेशी आसाम के अंदर हैं सारों को निकाल दिया जाएगा इस देश से। लेकिन हुआ क्या उसके अंदर? उसके 19 लाख के अंदर करीब 13 लाख, 13.5 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का नाम आ गया। और वो कौन गैर मुस्लिम भाई हमारे? वो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, जिनके पास ना कागजात है ना पेपर है, वहां पर रह रहे थे। तो परेशानी आएगी तो सबके लिए आएगी। तो किया गया, भाजपा सरकार ने सीए का कानून लेके आ गई। उससे ये सोचा कि जो हमारे हिंदू भाई इसमें बाहर हुए हैं उनको दोबारा हम हिंदुस्तान का बना लेंगे। इससे परेशानी क्या होगी हमारे हिंदू भाइयों को, आप ये समझ लीजिए। जितने हमारे दलित, पिछड़े, कमजोर भाई हैं, पहले तो सबने एफिडेविट दिया था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन जब वो दोबारा एफिडेविट देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ या अफगानी हिंदू हूँ या मैं क्या कहते हैं नेपाली हिंदू हूँ, तो पहले तो उनके ऊपर 420 का मुकदमा होगा। और जो हमारा हिंदू भाई वहां पर पड़ा है, जो अगर सरकारी नौकरी कर रहा था, अगर वो एनआरसी की लिस्ट में आ गया, सीए ने उसका अपना नाम डलवा दिया, तो उसने कह दिया कि मैं विदेशी हूँ, दलित हूँ। जो विदेशी होगा उसको ना आरक्षण मिलेगा ना नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी कर रहा होगा तो उसकी पूरी रिकवरी हो जाएगी। मुसलमान तो मान लिया कि चलिए जेलों में बंद हो गया, कम से कम वहां उसको फ्री में खाना तो मिल रहा होगा। यहाँ पर जैसे एक बंधुआ मजदूर पहले हुआ करते थे, वही काम ये भाजपा सरकार करना चाहती है। जितने छोटे और कमजोर समाज के लोग हैं, सबको अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। और यही उत्तर प्रदेश में सीएनआरसी की बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है। अगर आप आसाम का देखेंगे तो करीब 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोग विदेशी होंगे। मान लिया 1 करोड़ मुसलमान विदेशी होंगे तो 2 करोड़ हमारे दलित और पिछड़े भाई होंगे। इसका हल क्या है आप ये बताइए। अगर यहाँ से आपका कोई चेयरमैन बनता है तो आप बताइए क्या वो अपने लोगों का वोट तैयार करवाता है कि नहीं तैयार करवाता है? अगर कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ता है अपने सारे साथियों का वोट तैयार करवा देता है। अगर हम लोग सरकार के अंदर भागीदार बन जाए तो क्या बताइए, हम लोग एक एक घर पे जाके सारे लोगों का कागजात तैयार करवा देंगे कि नहीं तैयार करवा देंगे? तो आपको फैसला लेना है। आपको किस पार्टी से विधायक जिताना पड़ेगा यहाँ पर। और एक खास बात बता दूं, आजादी के बाद से केरला के अंदर कभी भी हमेशा सरकार बदलती थी। एक बार कांग्रेस की, एक बार लेफ्ट की, और पहली बार सीए के खिलाफ लेफ्ट सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम अपने प्रदेश में वोट नहीं देंगे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा सीटों के बाद लेफ्ट की सरकार वहां पर आई है और सबसे पढ़े लिखे लोग वहां पर हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये क्या परेशानी का सबब है। 20 साल कागज बनाते रह जाइए, कोई अंदर आ रहा है कोई बाहर जा रहा है। अगर आप लोगों ने यहाँ से 20 पार्टी के 40 से 45 विधायक उत्तर प्रदेश में जिता दिए, क्या बताइए उत्तर प्रदेश में सीएनआरसी लागू हो पाएगा? नहीं। तो आप लोगों को फैसला करना है। और मैं गुजारिश करूंगा मंडल अध्यक्ष जी से और जिला अध्यक्ष जी से कि यहाँ पर बहुत जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले जहां भी मैंने संपूर्ण स्वराज यात्रा में मैं गया हूं, उन सारे जनपदों में 2 से 3 प्रत्याशी 20 पार्टी के मौजूद थे और पूरी मजबूती से उन लोगों ने पूरी तैयारी की थी। मेरे पास 2-3 बार फोन आया था आपके जिले से, आमिर शकील साहब ने भी किया था, तो मैं
कह रहा था अपने जिले में ना कराइए, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा संगठन इतनी मजबूती से इतना मजबूत कार्यक्रम करा देगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि पिछले 5-6 घंटे से आप सभी लोग हम लोग के साथ चलते रहे, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर ये वोट में तब्दील नहीं होती है। और वोट में तब्दील करने के लिए हर क्षेत्र से, चाहे वो मधुबन हो, चाहे वो घोसी हो, चाहे वो मोहम्मदाबाद धोना हो, चाहे वो सदर की सीट हो, हर सीट पे कैंडिडेट कराइए। कहीं पे कम ज्यादा वोट मिले उससे मतलब नहीं, आपकी उपस्थिति दर्ज हो, मजबूत तरीके से चुनाव लड़ाएं। और इतना अच्छा जिला अध्यक्ष आपके पास है, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद है, मंडल अध्यक्ष मौजूद है, एक ताकत है आप लोग यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो हमेशा उनका गाइडेंस लेकर, उनके साथ रहकर अगर हम सब ने फैसला कर लिया तो एक बहुत अच्छा हम लोग विकल्प 2022 में उत्तर प्रदेश में हम लोग देंगे। मैं आखिरी में यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि ये जो आप लोग का पसीना बह रहा है रोडों पर, आप लोगों का पैसा लग रहा है पार्टी में, आप लोग की जो मेहनत लग रही है, इसे वोटों में तब्दील करिए। और वोटों में तब्दील करने के लिए वाला माइक को लगाओ, बगैर वायर का, बगैर वायर वाला माइक। तो आखिरी में मैं बस आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि पूरी मजबूती के साथ इस पार्टी के साथ जैसे आप लोग पहले लगे थे, एक बार फिर हेलो लग जाएगा, छोटा वाला है, छोटा वाला है सोलागार ले जाओ ना कहीं जाने, चलिए ठीक है। एक बार फिर आप लोग इस पार्टी का साथ दीजिए और जैसे आप लोगों ने हमेशा पीस पार्टी का साथ दिया है, एक बार कोशिश हम लोग फिर से कर लें और जनता के बीच जाकर पीस पार्टी की जो नीतियां हैं, क्योंकि वोट घर घर जाने से मिलता है, ये कार्यक्रम तो सिर्फ कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का है। जैसा हमारे मंडल अध्यक्ष जी कह रहे थे, थोड़ा सा वक्त हफ्ते में निकालकर, महीने में निकालकर अपने मोहल्ले के अंदर लोगों को समझाने का काम करिए। अगर ये कोशिश हम लोग करते रहे तो आप ये बात जान लीजिए कि कामयाबी आप लोगों से दूर नहीं है। आप लोगों ने पीस पार्टी का बहुत सारे विधायक, नगर पालिका के चेयरमैन, बहुत ज्यादा जिला पंचायत सदस्यता दिए हैं। अब मौका है सरकार में भागीदार बनने का, और जो हम लोग की मेहनत और बुजुर्गों की दुआएं और आप लोगों की जो मेहनत रही है उसका फल पाने का वक्त आ गया है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा, पूरी मजबूती से पीस पार्टी को वोट दीजिए। और आप लोग यहाँ इतने अच्छे जिलाध्यक्ष हैं, आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं, समझ लीजिए कि ये लोग डॉक्टर अयूब की हैं आपके जिले के अंदर, और डॉक्टर अयूब की हैसियत से मंडल अध्यक्ष सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये दुआएं दीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब तक अपने साथियों का, एक दूसरे का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, अपनी मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। आप लोग यहाँ पर आए, 5-6 घंटे से हम लोग के साथ रहे, सारे साथियों के साथ धूप में चलते रहे, जितने बाइक वाले साथी थे, साइकिल पे भी लोग चल रहे थे। पीस पार्टी सबकी शुक्रगुजार है। आप लोग की मेहनत देखकर पीस पार्टी के नेताओं को मेहनत करने का मौका मिलता है, हौसला बढ़ता है। और फिर से मैं अपने आजमगढ़ का टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी दूर से हम लोग के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खाना ये